चलो हम लोग जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हो प्रीवियस ईयर्स के ना, 2016 वाले एग्जाम पेपर से क्वेश्चन है, कुछ अलग से भी हैं उसके अलावे भी ना। मतलब आज के अंजलि ने क्वेश्चन सुबह बोला था करवाने के लिए, तो मैंने वो भी इसी में डाल दिया। ठीक है, तो हम लोग इसे ना वन बाय वन करते चलते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, बुद्धि थोड़ी सी ज़्यादा दौड़ानी पड़ती है बस। ठीक है, चलो। क्वेश्चन विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है? यस यस सर। सर, विजिबल है। ओ ठीक है, चलो। बोलता है नीलोफर decides to distribute 200 chocolates equally to her students, but two of her older students come and she has to redistribute the same chocolates to all of them now. Now her present students get 5 chocolates lesser than what they were getting earlier. So नीलोफर्स प्रेजेंट स्टूडेंट्स आर। ये मैंने आप लोगों को फैक्टर वाला बताया था ना, स्वीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फैक्टराइजेशन करके। यस स्वीट्स सर। हो, चॉकलेट हो, या कोई भी नंबर हो, हम किस तरह से करते हैं। तो मैंने आपको ना दो कंडीशन बताई थी, एक तो एक्चुअल वाली कंडीशन, एक इफ वाली कंडीशन, है ना? यस सर। तो ये एक्चुअल वाली की इफ वाली है? एक्चुअल है। एक्चुअल वाली, क्योंकि दो, एक्चुअल। हाँ, दो ओल्डर स्टूडेंट ना वहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो आपको बताना एट प्रेजेंट नीलोफर के कितने स्टूडेंट है। तो आप क्या करते हो, ऐसे फैक्टराइज करते हो कि 1 into 200, 2 into 100, और 3 से ही जाएगा नहीं 200 वाला, 4 into 50, 5 into 40, 6 से जाएगा नहीं, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 8 into 25। 25, और 10 into 20। 20। अब इसके अलावा आगे अगर आप करोगे तो फिर सीधा 20 into 10 हो जाएगा, वापस रिवर्स, उसके बीच में किसी यस नंबर से सर। नहीं कटता है ये। अभी बोला कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट दो बढ़ जाते हैं तो हर एक बच्चे को 5 चॉकलेट रिसीव होता है। तो आपको एक ही गैप यहाँ नजर आता है जो 5 का है, यस सर। यहाँ 2 का है। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर पहले 8 रहे होंगे तो हर एक बच्चे को 25 चॉकलेट मिलती होंगी। ठीक है, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ के अगर 2 से 10 हो गए तो अब हर बच्चे को 20 चॉकलेट्स ईच मिलेगा। तो एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास? 10। 10। 10। आपका आंसर हो जाता है वहां पर 10। 10। और अगर यही केस आपको इफ करके दिया होता कि 200 चॉकलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है नीलोफर को, हम बोलते इफ टू ऑफ हर ओल्डर स्टूडेंट्स ज्वाइन देम, each child would have received 5 chocolate lesser than what they were getting earlier. So how many students are there in class? 8। परसेंट नहीं बोलेगा वहां पर, आर देयर इन क्लास बोलेगा बस। तो वहां 8। पर आपका 8 होता है, क्योंकि वहाँ जस्ट एक जनरल अजम्पशन आप ले रहे हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो वो हो रहा है वो एक्चुअल हैपनिंग है। तो आपका आंसर 8 नहीं होता, 10 होता है। और यहाँ बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग ना, तो हमारा आंसर जो है वो 10 होगा। ठीक है, यस सर। सेकंड। अब ये बोलता है रिमी वॉज बोर्न ऑन 3rd March 2012। रीमा वॉज बोर्न ऑन 13 days बिफोर रिमी। इफ रीमा वॉज बोर्न ऑन सैटरडे, व्हाट वाज द डे ऑन विच रीमा वॉज बोर्न? अच्छा, अगर बोलता है रिमी अगर सैटरडे को बोर्न हुई थी तो रीमा कब बोर्न हुई होगी? ये कैलेंडर वाला क्वेश्चन आ गया। यस सर। कुछ नहीं है, बोलता है कि रिमी वॉज बोर्न ऑन 3rd March। आप यहाँ लिख लेते हैं कि रिमी का जो बर्थ हुआ वो हुआ 3rd March 2012। उसके बाद ये यहाँ बता भी रहा है कि रिमी वॉज बोर्न ऑन सैटरडे, और आप दिन दे रहे हो यहाँ पर सैटरडे था। अब बोलता है जो दूसरी फ्रेंड है इसकी रीमा, ये इससे 13 दिन पहले बॉर्न हुई थी। रीमा जो थी वो 13 days बिफोर उसका बर्थ हुआ था, 13 days बिफोर। तो अब आपको बताना है व्हाट वाज द डे ऑन विच रीमा वाज बोर्न। तो मैंने आप लोगों को बताया था, पहले तो ये बताइए एक्चुअल कैलेंडर का केस है क्या हाइपोथेटिकल कैलेंडर का?
Hypothetical. Hypothetical. कैलेंडर का क्वेश्चन है कि आपको इन जनरल सीधे सीधे 3 मार्च 2012 दिया हुआ है, सैटरडे है। आपको बताना है कि उससे 13 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, 13 डेज पहले कौन सा दिन रहा होगा। तो 13 डेज का मतलब है आप क्या करोगे, इस 13 को 7 से डिवाइड कर लोगे। ओड डेज चेक करने के लिए कितने होंगे, 6 ओड डेज। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये नंबर ऑफ ओड डेज मुझे 6 मिल गए तो मैं इसको क्या कंसीडर करता हूँ हाइपोथेटिकल में, 0। और इससे ना 6 दिन पीछे कर दूंगा क्योंकि नंबर ऑफ ओड डेज मेरे पास 6 है। अगर ये सैटरडे है इससे 6 दिन पीछे क्या आने वाला है, Right. हम्म, संडे। संडे आएगा। पीछे कर रहे हो ना आप, हम्म 6 दिन पीछे जो है इससे संडे आएगा, क्योंकि आप करके देख लो भाई, सैटरडे उसके पहले जो है फ्राइडे होगा, फिर थर्सडे होगा, फिर वेडनेसडे होगा, फिर ट्यूसडे होगा, मंडे होगा, फिर संडे होगा, और ये देख लो पूरा 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये हाइपोथेटिकल कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं होता है कई बार। अब देखो यहाँ 2 लोगों के बर्थ को लेके बात की इसने, लेकिन केस तो हाइपोथेटिकल कैलेंडर का ही है ना। डायरेक्टली भी तो ये नहीं बोलता ना 3 मार्च 2012 सैटरडे है तो उससे 13 दिन पहले क्या रहा होगा। उसने बर्थ डेट को लेके बोल दिया है, अब आपको अजम्पशन खुद से बनाना पड़ेगा कि ये आपका जो है हाइपोथेटिकल है कि एक्चुअल कैलेंडर है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है रणवीर ऑफिस डोर फेसिस ईस्टवर्ड। अब देखो ये डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन आ जाता है। Yes, sir. मैं यहाँ बना लेता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। बोलता है रणवीर का जो ऑफिस डोर है वो ईस्ट की साइड है, मतलब साइड ओपन होता है उसका गेट है ना। जैसे ये अगर ऑफिस है तो इनका जो ऑफिस गेट है वो ईस्ट की साइड है। ठीक है, बोलता है ही वॉक्स आउट फ्रॉम हिज ऑफिस बैक डोर अप टू 100 मीटर। बैक डोर का मतलब क्या है, वो वेस्ट की साइड जा रहा है। तो वो 100 मीटर ना वेस्ट की साइड मूव किया, तो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर। उसके बाद बोलता है देन टूवर्ड्स राइट एंड वॉक फर्दर 100 मीटर। यहाँ से राइट हुआ इस तरह से और फिर से 100 मीटर ट्रेवल किया, मतलब फिर से 100 मीटर वॉक किया वो। उसके बाद बोलता है टर्न लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर। यहाँ से टर्न लेफ्ट किया और इधर जो है 50 मीटर ट्रेवल किया। अब वो इस जगह पे कहीं आ गया है ना। बोलता है विच डायरेक्शन इज ही रीच्ड नाउ। देखो फेसिंग नहीं बोला उसने, उसने बोला वो करंटली किस डायरेक्शन में है। तो कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। अगर फेसिंग पूछता तो किस साइड होगा, फेसिंग वेस्ट। वेस्ट। अभी हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नॉर्थ वेस्ट होगा। और वहीं अगर आपको पूछता कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तब तो आंसर वेस्ट होता है, वेस्ट। टू वेस्ट। नेक्स्ट बोलता है टू आर्म्स ऑफ ए क्लॉक कम ओवर ईच अदर इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मिनट्स। मतलब जैसे एक बार ना आपका मिनट एंड जो आर एंड के ऊपर आता है, कोइंसाइड वाला केस पढ़ाया था ना क्लॉक में, फिर से दोबारा वापस मूव करके आने पे वापस से कोइंसाइड करने के लिए कितना टाइम लगता है वो पूछ रहा है ये। तो कितना होता है बताओ, 5. कितना, 55। 55। अरे 1 घंटे में So कितना, I think it's 65. 60। 65 60 नहीं लग रहा किसी को कि 1 घंटे में वापस से आके वो जो है वो कर जाएगा। But जब तक वो आएगा तो वो बड़ी वाली भी तो थोड़ा आगे मूव कर जाती है। यही पर यही कैच है यहाँ पर कि हम गलती यही कर देते हैं, हम इसको 60 मिनट आंसर कर देते हैं। आप लोग बिल्कुल परफेक्ट बताए, आंसर इसका 65 ही होगा। ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। जैसे अगर सबसे परफेक्ट टाइम जो होता है ना वो होता है 12 बजे का, जब आपके दोनों एंड जो है वो आपस में कोइंसाइड हो रखे होते हैं। ठीक है, अब अगर इसे वापस से कोइंसाइड करना है तो पूरा 360 डिग्री का एंगल कवर करना होता है ना। Yes. यस।
यस सर। और वो 360 डिग्री का एंगल उसको रिलेटिव स्पीड से कवर करना पड़ता है। और रिलेटिव स्पीड क्या होती है? 11/2. तो 360 इंटू 2/11, दिस बिकम 720/11। और आप इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा 65 5/11 मिनट के सर बाद 11/2 क्या है? 11/2 रिलेटिव स्पीड हमने क्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ाया था, मिनट एंड का रिलेटिव स्पीड होता क्लास हुई है क्लॉक की? है। अच्छा नाम बताओ तुम पहले। तरन। तरन, तरन अभी तुम्हारे उसमें नहीं हुई है, अभी अभी होगी ओके, तुम्हारी। ठीक है सर। तो कैलेंडर की भी नहीं हुई, क्यूब की थी बस मैंने। हाँ, तो ये भी हो जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है, तो ये ना रिलेटिव स्पीड मिनट एंड का होता है, वहां देखोगी तुमको तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके। तो ये समझ आया ना, 65 5/11 बनता है, बट इसको हमने अप्रोक्स में जो है 65 मिनट दे दिया, क्योंकि 66 का यहाँ ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, और 66 बनेगा भी नहीं, क्योंकि 65.5 से तो कम ही है ना ये, तो 65 वाली साइड आएगा, तो वो हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट ये बोलता है, ये डायग्राम दिया हुआ है, देखने में डायग्राम आपको एक बार के लिए ऐसा लगेगा जैसे इसमें जो है वो उसका पूछा हो, वेन डायग्राम के क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो एक बार देख के आपको लगेगा कि हाँ वेन डायग्राम का कोई चक्कर है, लेकिन कुछ नहीं है, बस आपको डेटा दिया हुआ है और डेटा जो है वो डायग्राम की फॉर्म में लगा के दे दिया, क्वेश्चन में ना रख के। ठीक है, अब जैसे ये इसने बोला हुआ है 3G स्मार्टफोन यूज करने वाले 34% लोग हैं, दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। 4G इनेबल फोन यूज करने वाले 9, ये कितना 9% है। 9 और बेसिक हैंडसेट यूज करने वाले जो है 57 है। मैं यहाँ फिर भी लिख दे रहा हूँ, ये वाले 34% है, ये वाले 9% है, और बेसिक हैंडसेट वाले जो है वो 57% है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन होगा, क्योंकि बेसिक हैंडसेट वाला तभी ऐसा हाल था। ठीक है, उसके बाद बोलता है, इफ द टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स सर्वेड हु यूज 4G इनेबल मोबाइल हैंडसेट आर 3591, तो आप क्या बोलोगे? 4G इनेबल वाले कितने हैं? 4G इनेबल फोन यूज करने वाले लोग कितने हैं? 9%। और आप बोलोगे कि 9% का ही वैल्यू ये है 3591। ठीक है ना? यस सर। तो आप बोलोगे 9% ऑफ टोटल, अगर मैं इज सपोज करूँ इक्वल टू। रख लूँ, इज इक्वल टू 3591। तो अगर मैं बोलूँ कि 1% निकालना हो मुझे, 1% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3591 डिवाइडेड बाई 9 ना, यस सर। कितना आएगा बताओ? 399। चलो ये तुम्हारा 399 आ गया, 1% का वैल्यू। अब तुमको पूछा, देन द नंबर ऑफ 3G स्मार्टफोन यूजर्स सर्वेड आर, नंबर ऑफ 3G स्मार्टफोन यूजर, 3G स्मार्टफोन यूजर कितने हैं? 34%। 34%। तो मैंने 1% का वैल्यू इसलिए निकाला था क्योंकि मुझे 34% चाहिए। अब अगर मुझे 1 मिल चुका है तो 34 निकालना तो बहुत आसान है मेरे लिए, है ना? आप यस बोलोगे सर। 34% ऑफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा 399 इंटू 34। 34 sir. 13566 14566 13566। 35. 13566। चलो, सी आंसर। तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर सी। ठीक है, इसी के साथ में एक क्वेश्चन इन्होंने और दिया हुआ है, लेकिन वो बस इसका ना थोड़ा सा शफल हो गया है, मैं उसको ला रहा हूँ क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन नंबर 17 पे आएगा वो। ये क्वेश्चन नंबर 17 में बोला कि ये रहा, बोलता इफ सर्वे वाज टू बी कंडक्टेड ऑन 10% लेस रिस्पोंडेंट देन द बेसिक हैंडसेट यूजर शैल बी अप्रोक्सीमेटली। तो उस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा? पहले टोटल निकालना पड़ेगा, या फिर इस 57% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना? और हाँ उसमें से 10% कम कर देना पड़ेगा, तो इसका आ जाएगा जो ये बता रहा है। हाँ तो वहां पर हम क्या करेंगे? मुझे 1% का वैल्यू तो मिला था ना 399, हाँ यस सर। 1% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 399। तो आप क्या करो, 57% ऑफ एक्स निकाल लो, तो बन जाएगा 399 इंटू 57। सर 10% लेस रिस्पोंडेंट्स का या मतलब क्या हुआ?
मतलब जितने भी ये है ना वे बेसिक हैंडसेट वाले, इसका 10% कम कर दो, तो 57 का 10% कितना होता है? 5.7। तो आप 57 ना भी निकालोगे ना, और इसमें से पहले ही 10% अगर माइनस कर देते, 5.7 माइनस होगा ना, तो कितना बचेगा? 51.3। तो अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली 51.3% भी निकाल देते हो ना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सर इसका मतलब ये नहीं है कि जो टोटल मतलब जो रिस्पोंडेंट्स थे इन ऑल वो 10% से कम हाँ, हुए मुझे हैं? भी वही लग रहा है कि तीनों के टोटल में से 10% कम हुआ है। रुक जाओ यार, देन द बेसिक हैंडसेट यूजर बोल रहा है, तुम लोग इसको पढ़ क्यों नहीं रहे हो स्टेटमेंट को? देन द बेसिक हैंडसेट यूजर। सर तो यही लग रहा है ना कि मतलब अगर टोटल में से 10% कम है तो फिर बेसिक हैंडसेट वाले कितने हो जाएंगे? मतलब मतलब 399 का 90% में कम। से देखो, बेसिक हाँ हैंडसेट सुनो, का कितना रेशो हाँ होगा, वो ये पूछ रहा है। तुम लोगों का बिल्कुल अपना जो है कंसर्न है ना, वो ठीक है। अगर यहाँ पर कॉमा है बीच में, अगर ये स्टेटमेंट को यहाँ खत्म कर रहा है पहले वाली, हाँ। तब आपको एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। देखो, अगर यहाँ कॉमा ना होकर डायरेक्टली था कि अगर 10% लेस देन द बेसिक हैंडसेट यूजर, अब वो देन भी ना ए वाला होता है यहाँ पर, लेस देन वाला, है ना, ओके। लेस देन द बेसिक हैंडसेट यूजर, तब आप ऐसा करते कि इसका जो होगा ना बेसिक हैंडसेट यूजर का, हम्म। उसका 10% कम करोगे, ठीक है। अब तुम 57 में से 10% माइनस करोगे तो 5.7 होगा, और उसको माइनस कर दोगे तो 51.3 आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ कोमा है और फिर बोला देन द बेसिक हैंडसेट यूजर शैल बी अप्रोक्सीमेटली, समझ गई, समझ तब गई। आपका क्वेश्चन जो है वो अलग हो जाता है। अलग कैसे हो जाता है? फिर आपको जैसे 1% का वैल्यू तो मिला हुआ है इधर, तो इसका ही 10% कम करना हाँ, होगा ना? 1% इजिकल टू 399। एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 399 इंटू 100, ठीक है। हम्म। तो कितना आएगा? 39900। अब हम्म। आप क्या करोगे, ये टोटल हैंडसेट मतलब सारे टोटल वो आ गए रिस्पोंडेंट। अब आप हम्म। इसका 10% कम करोगे, हम्म। और इसका 10% कम करके उसका 57% फिर निकालोगे। यस सर। तो सर फिर मतलब एक कॉमा से इतना क्वेश्चन बदल जा रहा है। सर आई यस। थिंक पूछा तो मतलब मुझे तो यही लग रहा था कि हाँ, अभी मुझे भी वाले अभी क्वेश्चन भी में यही यही लग वाला रहा है। हाँ, पूछा था। नहीं, ये जो THEN आया ना, हाँ इससे ये लगता है कि सेकंड वाला जो स्टेट क्वेश्चन है ना, वो एक्चुअल क्वेश्चन है। लेकिन अगर कॉमा नहीं हो और THAN होता, तब हमारा वो पहले वाला ही क्वेश्चन बनता, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग किसका 10% कितना होगा? 3990। तो आप इसमें से 3990 माइनस करो, कितना आएगा बताओ? न्यू टोटल। 35910 माइनस करके आएगा। 35910। यस सर। और अब आप इसका 57% निकाल दोगे, इज इक्वल टू बेसिक हैंडसेट वाले आपके आ जाएंगे। यस सर। बेसिक हैंडसेट यूजर्स, ठीक है। यस सर। सर बोल रहा हूँ ये जो डायग्राम है, अच्छा ये डायग्राम देख कर विजुअलाइज करके कोई टेक्निक है जो विजुअलाइज करके वहां से निकाल लेंगे? नहीं 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 नहीं, यहाँ तो टोटल तो निकालना ही पड़ेगा ना हमें। डायग्राम में ना परसेंटेज डेटा है, टोटल का कोई वो नहीं है इसमें। सर यहाँ पे डायग्राम तो बस ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब हाँ, डेटा बस को आप दिखाने के लोगों को लिए। डराने के लिए कि इसमें वेन डायग्राम जैसा कुछ होगा जो हमें नहीं दिख रहा है, नहीं लेकिन एक्चुअली मैं उसमें बोल कोई रहा, कुछ है भी नहीं। मतलब उसमें से कोई हिडन क्लू है क्या, यही मैं पूछना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, बस यही है सब, बस यही था कि यहाँ जो है ना, ये जो हाँ वो है ना डेटा का, हाँ मतलब पीछे वाले क्वेश्चन में जो हुआ था, वो देन वाला जो सीन हाँ। था ना, वहाँ कोमा आना था पहले, और फिर वहाँ वो स्टेटमेंट खत्म हो गया था पहले वाला, तब हम्म। दूसरा शुरू हो गया था, ठीक है। ओके 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 सर। तो हम्म। सर अभी मुझे तो कंफ्यूजन ही हो गया वो क्वेश्चन में, वापस एक बार से क्लियरली समझा सकते हैं? क्या कंफ्यूजन हो गया? तो मतलब एग्जैक्टली फिर हम क्या नहीं कर रहे हैं इसमें, हम वही कर रहे हैं कि हम पूरे का 10% माइनस करके बेसिक निकाल रहे हैं, या फिर हम बेसिक का माइनस करके निकाल नहीं नहीं रहे हैं। नहीं, बेसिक का नहीं, वो बेसिक का पहले वाला था। अगर वो यहाँ पर इस तरह से होता ना क्वेश्चन के, इफ द सर्वे
was to be conducted on 10% less respondent than THAN होता वो than the basic handset user. बट फिर वो क्वेश्चन ही पूरा बन नहीं पाता। एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर ये है, सेकंड वाला जो अभी बताया ये है एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है समझ हो? तो उसमें क्या बोला कि 10% लेस रिस्पोंडेंट का अगर वो होता तो इसका मतलब टोटल का 10% कम होगा। हाँ और फिर पूछ रहा है कि उसमें बेसिक हैंडसेट यूजर कितने होंगे, तो जो भी न्यू टोटल आएगा उसका 57% निकाल के बताना है, दैट्स ऑल। ठीक है सर। बोलो रितिका, क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो गया? सर अभी लास्ट का तो समझ आ गया, अगर वो 399 इंटू 57 वाला होता तो क्या होता क्वेश्चन से? उसको छोड़ो, कुछ नहीं होता वो क्वेश्चन, उसको कंफ्यूजन नहीं लेना है तुमको ना, भूल जाओ नहीं सर, उसको। बस क्वेश्चन बोल दो सर, अब मुझे समझ तो आ गया। नहीं 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 नहीं, छोड़ो। वो ये बोला कि अगर if the survey was to be conducted on 10% less respondent than the basic handset users, but shall be approximately नहीं बोलता, फिर वो कुछ और होता है क्वेश्चन का लैंग्वेज आगे ना। ओके गॉट अभी इट। जितना बोला है उसके अकॉर्डिंगली सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ हाँ समझ सेकंड आ वाला गया। सॉल्व किया हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये, द टेबल शोन द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एज पर देयर एज ग्रुप। मतलब एज ग्रुप दे रखा है, लेस देन 50 ईयर्स वाले 30% है, और 16 to 25 ईयर्स वाले 17.75, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जा रहा है, ठीक है। और टोटल जो है इनका 100% के बराबर है। अब यहाँ कुछ नहीं है, बोलता है इफ देर आर अबाउट 1,90,000 पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 56 to 65, मतलब 56 to 65 एज ग्रुप वाले लोग अगर 1,90,000 हैं, हो गया या नहीं हुआ? अभी हो गया। in that city, then what is the approximate number of people in the age bracket of 26 to 35? अब तुमको ये तो पता है ना इसका परसेंटेज कितना है 56 to 65 में, कितना है? 5.12, Yes, sir. एंड दिस इज इक्वल टू 1,90,000। 6%. तो अब आपको बताना क्या है कि 26 से 35 के ब्रैकेट में कितना, वो कितना 17.25। Yes, sir. तुमको इतने परसेंट की वैल्यू बताना है। Hmm. तुम क्या बोलोगे अगर 5.12% का वैल्यू 1,90,000 है, तो मैं तो कहता हूँ 1% निकाल लो, वो ज़्यादा बेहतर है। Yes, sir. 1,90,000 डिवाइडेड बाई By 5.12 5.1. और इंटू इसमें 17.25 कर दोगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी तुम्हारी। Yes, sir. बताओ निकाल के अप्रोक्स में कितनी आ रही है? So 6,40,000. So option C. 6,40,000 करेक्ट एग्जैक्ट आ रही है कि बिल्कुल नियरेस्ट है? Nearest है। अच्छा, 6,40,000 समथिंग समथिंग कुछ आ रहा होगा। तो आपका जो नियरेस्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 6,40,000 वाला, ठीक है। Yes. चलो, बोलते द सम ऑफ 3 consecutive प्राइम नंबर्स इज 83, व्हाट शैल बी द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट अमंग द 3 नंबर्स इफ इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अब देखो 3 consecutive प्राइम नंबर है ना। मैं आपको जब भी 3 consecutive नंबर देता हूँ, सपोज करो मैंने दिया 5, उसके बाद 11 और उसके बाद दे दिया मैंने 15, इसका एवरेज क्या बनेगा? बोलो फटाफट। देखो एवरेज का रेंज तो आप बता सकते हो ना कि 5 से तो ज्यादा होगा 10 बनेगा। और 15 से कम होगा, है ना। हाँ। ये पक्का है ना, 5 से ज्यादा होगा और 15 से कम होगा। और 10 जिसने भी बोला है वो भी नहीं बनेगा, ये तो पक्का है, ठीक है।
तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है ना, अब आप ऐसे तो सिर्फ चेक करते रह जाओगे कि कौन से प्राइम नंबर है, लेकिन अगर आपको एवरेज की रेंज पता है कि 5 से ज़्यादा होगा और 15 से कम होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीच वाला नंबर होता है ना, उसके पास ही तो लाया करता है ना आपका जो मीन होता है, एवरेज जो होता है, यस सर। चाहे उसके थोड़ा पीछे पड़ेगा या थोड़ा आगे पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा उसके आसपास ही, है ना। यस अब सर। आपको बोला 3 नंबर का जो सम है, 3 प्राइम नंबर का सम 83 है, तो उनका एवरेज क्या होगा, 83/3। यस सर। और 83/3 कितना होता है, 27/2/3। यस सर। ये एवरेज है 3 नंबर का, 1 2 3। अब तुमको ये तो पक्का है कि एक नंबर जो है 27/2/3 से छोटा होगा और एक बड़ा होगा, और दूसरे वाले का मुझे पता नहीं बीच वाला क्या होगा, है ना। तभी तो एवरेज यहाँ बना ना मेरा। यस सर। अब आप क्या करो, 27/2/3 से पहले वाला प्राइम नंबर बताओ क्या होता है, 27 से पहले वाला प्राइम नंबर क्या होता है, 23। 23। 23 सर। उसके आगे क्या होता है, 29। उसके आगे क्या होता है, 31। 31। एक बार इनको ऐड करके देखो, इफ इट्स बिकम 83 देन योर अजम्पशन इज करेक्ट। करो इनको ऐड जरा। हाँ सर सही है। सही है ना, ये 83 बन रहा है, जैसे मैंने बताया था ना, इधर लेफ्ट साइड से Yes. ऐड किया करो, 2 + 2 + 3 70, तो यही हो गया। हाँ। 3 12 और 1 13, और 13। 83। तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब तुमको बोला व्हाट शैल बी द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट अमंग द 3 नंबर्स इफ इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड। लार्जेस्ट वाले के डिजिट रिवर्स करो तो ये 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169। सर एक बात बताओ, ये हमने जैसे एवरेज उसका निकाला, तो हम ये बोल रहे हैं कि एवरेज मतलब एक नंबर छोटा होएगा और एक नंबर बड़ा होगा। हाँ नहीं, रेंज मतलब बताना। मैंने जस्ट एक अजम्पशन लगाया कि हाँ। एवरेज अगर 27 आ रहा है, हाँ। तो एवरेज 27 तभी आता है जब इसके इधर कुछ बराबर सा वैल्यू होगा हाँ। और कुछ इसके इधर होगा, तभी तो एवरेज बीच में आता है ना, मीन हमारा। हाँ। 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 तो लेफ्ट राइट पे कहीं ना कहीं बराबर सा वैल्यू होता है ना हमारे। यस सर। ये एक जनरल एजम्पशन लगा रहे हैं हम। अब ये ओके। पक्का नहीं है कि इन तीनों को रखने पे आ ही जाएगा, बट ठीक तुमको है। इतना पक्का पता चल जाएगा कि तुम्हें 27 के आसपास के ही प्राइम नंबर रखने हैं। ठीक है। हाँ। और जिन 3 प्राइम नंबर का सम 83 बन जाएगा, वहां वही पर वही। आपका हो जाएगा। ये पक्का नहीं है कि इन्हीं से ही आ जाए, बट मैंने ठीक है। जस्ट एक अजम्पशन बता दिया कि एवरेज के पास वाले रखोगे तो तुम आसानी से बता सकते हो कि कैसे हमें प्राइम नंबर रखने होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये सबको। यस सर। Yes sir. यस सर। चलो नेक्स्ट बोलता है, अमृता ड्यूरिंग हर ट्रैक इन अ जंगल finds a rectangular log of wood measuring 6 centimeter is to 12 centimeter is to 15 centimeter. She wants to cut this log into exact number of wooden cubes. What is the number of such cubes of equal size that she can get by using the entire log? अब देखो, कहने के लिए तो ये क्वेश्चन पता नहीं आप लोगों को ज्योमेट्री में लेके जा रहा होगा, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन आपका है क्यूब वाले चैप्टर का, है कि नहीं। यस सर। अब आप लोग क्या कर सकते हो मुझे बताओ, इसमें क्या ही हम लोग एक ऐसा रास्ता पकड़ सकते हैं जिससे कि हमें कंक्लूजन तक पहुंचा जाए। भाई कट्स निकाल के। आपको पता है क्यूबॉइडल तीनों को ब्लॉक इक्वेट करेंगे शायद। कैसे करेंगे बताओ। चलो जैसे मैंने बोला, मुझे एक क्यूबिकल जो है लॉग मिला इस तरह से, यस सर। ये मिल गया। अब मुझे ये पता है कि सपोज करो ये जो फ्रंट है ये इसका 15 है, ये सर वाला 3 12 3 है के निकाल सकते हैं शायद, और इसमें 6 है। मतलब प्रज्ञा, कॉमन। ये क्यों लगा ऐसा कि 3 3 के निकाल सकते हैं। सर तीनों का कॉमन फैक्टर, मतलब तीनों एग्जैक्टली 6 12 और 15। बिल्कुल। अगर आपको क्यूबिकल ब्लॉक्स निकालने हैं तो ये तो पक्का है तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, है ना। यस। इनमें से आप कॉमन फैक्टर पिक कर सकते हो ना, 6 12 और 15 में से। यस सर। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3। 3 × 3 का तुमको ब्लॉक काटना। 3 × 3 मैं तो गलत बोल रहा हूँ, मतलब 3 × 3 का तुमको वो काटना पड़ेगा। हर हाँ। साइड की 3 3 की होगी, है ना। हम्म। समझ रहे हो ना ये।
ये हो Yes, गया sir. आपका 3 मतलब 3 का जो है 3 सेंटीमीटर है, मीटर है, हाँ। हर साइड पे 3 सेंटीमीटर का आप जो है वो क्यूब बना सकते हो, ठीक है, छोटे छोटे क्यूब बना सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस साइड पे जैसे सपोज करो ये ऐसे वाली साइड पे अगर 12 है, ये वाला जो लेंथ अगर 12 है, इसमें 3 सेंटीमीटर के कितने वो कट कर सकते हो? 4, 4। तो 4 अगर कट कर रहे हो तो कट कितने लगेंगे? 3. 3। 3। तो मैंने क्या करा, ऐसे करके 3 कट मार दिया इसको, ठीक है, हम्म. मैंने इस तरह से 3 कट मार दिया। अब तुमको पता चला कि सपोज करो मैं इसको ना वर्टिकल 1 मान लेता हूँ, वर्टिकली मार रहा हूँ ना मैं इसको, हम्म. मैंने वर्टिकल 1 मारा और मैंने बोला कि कट मैंने इस पे 3 मारे हैं, तो पीसेस कितने बनेंगे? 4. 4। चलो कोई बात नहीं। अब हम जाते हैं दूसरे वर्टिकल 2 पे। वर्टिकल 2 का लेंथ कितना? 15। 15. 15 है तो 3 3 के कितने कटेंगे? 5। 5. 5 2 3 और 4 कट लगेंगे इसमें, 1 2 हाँ. 3 4 5। हम्म. अगर कट 4 लग रहे हैं तो पीसेस बनेंगे 5, यही एक हम्म. पॉसिबिलिटी है। आपने बोला 4 कट मारे, पीसेस बने 5। हम्म. अब आप आ जाओ खड़े वाले पे, 6 सेंटीमीटर को अगर आपको 3 3 में काटना है तो एक ही तो कट मार सकते हो बीच में से, हम्म. ठीक है। तो आपने क्या हम्म. करा, हॉरिजॉन्टल वाली साइड जाके एक कट मारा सिर्फ, तो पीसेस बने हम्म. 2। इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम आपस में, हम्म. तो 4 × 5 × 2 कितना हो गया? सर हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर बोर्ड का क्यूब का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम वॉल्यूम सेम निकाल रहेगा। के और उसको हाँ, 27 एक से क्यूब डिवाइड से कर दो। डिवाइड कर देंगे। हाँ, हाँ, वो मैं बताने वाला था इसके जस्ट बाद। किससे डिवाइड कर देंगे? अभी एक बता रहा हूँ, रुक क्यूब जाओ। मतलब क्यूब जैसे के वॉल्यूम से। हाँ, जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, टोटल क्यूब का अगर वॉल्यूम निकालना हो इसका बड़े वाले का, तो आप क्या करते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 12 × 15 × 6, ठीक है। हम्म. ये कितना बनता है? 1080। हम्म. अब ये टोटल वॉल्यूम बड़े वाले क्यूब का मिल गया तुमको 1080। हम्म. तो तुमको पता है छोटा वाला क्यूब तुमको 3 × 3 × 3 वॉल्यूम का ही तो काटना है ना, हाँ. वो 27 होगा। इसको ओके. 27 से हाँ. डिवाइड कर दो, तुमको पता चल जाएगा कि ओ. 40 लिख देंगे। ओके. हम्म. तो ज्योमेट्री वाले तरीके से जाना है ऐसे, मेंसुरेशन से, और क्यूब वाले चैप्टर से ऐसे, आप कैसे भी विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। सर ये 12 × 5 × 6 करके हमने क्या निकाला था, मतलब वो ये क्या है वो? ये वॉल्यूम निकाला था बड़े वाले क्यूब ओके. का, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम निकाला था हमने, और ये था स्मॉल वाले का वॉल्यूम। ओके सर. तो तुमको बड़े वाले में पता चलेगा ना, छोटे छोटे वाले वॉल्यूम के छोटे आप कितने कितने क्यूब रख आएंगे? सकते हो बड़े वाले में, ठीक है. तो वो आगे 40 क्यूब रखना है, वही तो 40 क्यूब रखना होता, 40 ही पीसीस हुआ, ठीक है। क्लियर है? बाकी लोग भी बोलो, बहुत सारे हैं अपराज। यस Yes, सर। सर चलो, उसके बाद ये बोलता है, इन अ कैंप देयर इज अ प्रोविजन ऑफ मील्स फॉर आइदर 120 एडल्ट्स और 200 चिल्ड्रन। मैं बोलता है या तो 120 एडल्ट उसको कंज्यूम कर सकते हैं और 200 चिल्ड्रन उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब ये बोलता है, इफ 150 चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी ईटन, देन हाउ मेनी एडल्ट्स कुड बी फेड विद द रिमेनिंग मील्स। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन में ना वैसे तो इनवर्स प्रोपोर्शन से काम चलता है, लेकिन यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन की जरूरत है नहीं, तो हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन का काम कराएंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चन ना अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में आप लोगों को, तो उसमें मैं बताऊंगा। बाकी इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन की भी जरूरत नहीं है, इसमें सीधा हिसाब है, कोई भी क्वांटिटी ऑफ फूड है और उसको या तो 120 आपके एडल्ट खा सकते हैं या फिर 200 चिल्ड्रन खा सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एडल्ट इज टू चिल्ड्रन का रेशो क्या है? 3:5। बोलो। यस सर. yes, sir. अब बोलता है कि 150 चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी ईटन, 150 खा चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने का बचा है? कितने चिल्ड्रन और खा सकते हैं उस फूड को? 50। और अगर ये 50 5 के बराबर है तो 3 का वैल्यू कितना आएगा? 30। 30.
तो जो फूड आपका 50 एडल्ट्स के लिए था वो सॉरी 50 चिल्ड्रन के लिए था, वही फूड आपका जो है वो 30 एडल्ट्स खा पाएंगे सिर्फ। बहुत आसान है, सीधा सीधा ना, 3:5 का रेशो। ये 50 है तो ये वाला 30 हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते थे करने के लिए, तो आप 120 और 200 का ना एलसीएम ले सकते थे, वो ज़्यादा लेंथी था। आप 120 और 200 का एलसीएम लेके कुछ यूनिट ऑफ क्वांटिटी रख लेते फूड की टोटल की। तो जैसे 120 और 200 का एलसीएम होता है 600, तो मतलब 600 यूनिट जो है ना फूड रख लेता हूँ मैं। तो अगर 200 चिल्ड्रन उसको खाते हैं, अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ एडल्ट इज टू चिल्ड्रन, तो अगर 120 एडल्ट खाते हैं तो एक एडल्ट कितना कंज्यूम करता है? 5 यूनिट पर एडल्ट, है ना। और चिल्ड्रन कितना कंज्यूम करते हैं? 3 यूनिट पर चाइल्ड। अब ये तुमको पता चल गया, ठीक है। अब तुमको बोला कि 150 डेज के लिए कंज्यूम हो चुका है, तो 150 डेज में चिल्ड्रन कितना कंज्यूम करेंगे? 150 इंटू 3। आप बोलोगे कि 450 यूनिट कंज्यूम हो चुका है। रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग बचेगा 150 यूनिट। और उसको कौन खाएगा? एडल्ट। और एडल्ट की कंजम्पशन एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट पर एडल्ट की, है ना। तो आप इसको 150 बाई 5 कर दोगे तब भी आपका आंसर 30 एडल्ट का आ जाएगा। दोनों में से एक करना शुरू होगा ना सर? कोई भी कर सकते हो, जो आसान लगे। मुझे तो ये आसान हाँ, लगता है पहले वाला। ठीक ठीक है, पहले वाला है। चलो, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए नया होगा, और इसका आंसर अगर आप लोग मुझे बताते हो आई वुड बी सरप्राइज। आपके पास 1 मिनट है, जस्ट गिव मी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर 2:1। द्युति, द्युति 2:1। और बताओ कोई। गौरी का बोलो, सर 3:2। के नाम बताओ, नाम के साथ। नफीसा। नफीसा 3:2। और लोग बताओ।
सर 2:3. 2:3, 3:2. चलो प्रज्ञा क्या आ गया? 2:3 सर. कार्तिक, निखिल. निखिल 2:3. चलो 2:3 वाले मेजोरिटी वाले हो गए, बाकी लोग भी बताओ फटाफट। अच्छा सब लोग अपने अपने आंसर का रीजन दो, क्यों आया ऐसा। द्युति तुम बताओ पहले। सर सर मेरे को पता नहीं मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ आपको, बट मैं श्योर नहीं हूँ इस पे बिल्कुल भी। चलो प्रज्ञा तुम बताओ। सर मैंने पहले यही निकाला कि नाइट और डे का रेशो 100% था पहले टोटल, उनका सम, और उसके बाद जब नाइट टाइम वाला 50% चार्ज रिड्यूस हो गया तो टोटल जो हमारा आएगा वो 80% होगा। तो मैंने इस फैक्ट को यूज करके दोनों का रेशो निकाला है, वाई मतलब टाइम और नाइट टाइम। चलो ठीक है, अब देखो मैं आपको लोगों का क्लियर कर देता हूँ। सर ये जैसे करेक्ट था कि नहीं? मतलब अप्रोच तुम्हारा ठीक है, आंसर 2:3 होगा कि 3:2 होगा वो मुझे निकालने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा, पर है इनमें से दो एक करेक्ट, या तो 2:3 या 3:2, लेट्स सी। ओके सर। जैसे आप लोग बोलोगे अगर टोटल बिल जो है वो 100 रुपीज का आना चाहिए था, यूजुअल में माना कि 100 का होना चाहिए था, ठीक है। बट हो क्या रहा है, आपको ना 20% का ऑफ मिला, 20% से आपका बिल रिड्यूस हुआ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूँ कि डे वाले का अगर बात किया जाए तो फुल चार्ज है, डे की अगर बात की जाए। अगर यही चीज अगर मैं नाइट के टाइम पे बोलूँ तो नाइट में क्या हो रहा है, आपका 50% से ओनली 50% चार्ज लग रहा है। तो इसका मतलब नाइट के टाइम पे 50% ऑफ मिल रहा है ना। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मुझे पूरे 100 के बिल पे 20% का डिस्काउंट हो रहा है तो एक्चुअल बिल मेरा कितना आ रहा है, 80 रुपीज का। ठीक है द्युति, प्रज्ञा। यस सर। यस सर। तो मैंने बोला कि 80 रुपीज का मेरा बिल आ रहा है, मुझे 20 रुपए का ऑफ मिल रहा है। मतलब जो मुझे ऑफ मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ₹20 का। और ये ऑफ जो 20 रुपीज का मिल रहा है ये नाइट वाली कॉल का 20%, वो 50% होगा ना, इक्वल टू 50% ऑफ नाइट कॉलिंग। क्योंकि जो ऑफ है वो तो नाइट कॉलिंग में मिल रहा है, डे में तो पूरा पूरा लग रहा है ना। देख लो यहाँ पर नाइट में चार्ज लगता है 50%, तो मतलब 50% ऑफ होगा यहाँ पर, बोलो। Yes. और ये 50% ऑफ ही तो इस 20 रुपए के बराबर है ना, इस 50% ऑफ होने की वजह से ये तो 20 रुपए ऑफ हुआ है ना। तो आप यस ये सर। बोलोगे ये जो 20 रुपीज है दिस इज 50% ऑफ नाइट चार्ज, है ना। और अगर ये 50% ऑफ नाइट चार्ज है या नाइट कॉलिंग का चार्ज है तो आप लोग क्या बोलोगे कि इसका 100% कितना बनेगा नाइट का, 40 हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। तो अगर 40 आपका नाइट कॉलिंग का है तो बाकी का बचा हुआ डे का कितना हो जाएगा, 60। और आपको बोला क्या, व्हाट इज द रेशो ऑफ कॉल्स एंड SMS ड्यूरिंग डे एंड नाइट। तो आपका आंसर जो है ना वो 3:2 करेक्ट पे जाता है। 2:2 ये किसका था, एन किसका नाम है, नफीसा। हाँ 3:2। तो ये था यहाँ पर, तो 2:3 3:2 में कंफ्यूजन होना बनता है। लेकिन आप लोग इस तरह से सॉल्व करोगे कि नाइट का अलग निकाल लोगे और बाकी का बचा हुआ डे का हो जाएगा, और वो 60:40 बनता है, ठीक है। तो आपका जो रेशो बनेगा वो 3:2 का बनेगा। ठीक है प्रज्ञा, यस सर। क्लियर हो गया ना ये। चलो
अब ये आता है क्वेश्चन एक, और ये बहुत सही क्वेश्चन है, रोड्स एंड नेटवर्क्स वाला क्वेश्चन होता है ये आपका। ये बोलता है द रोड्स टू ट्रेवल टू वेरियस सिटीज फ्रॉम पॉइंट ए आर गिवन, आर एस गिवन, ठीक है। तो आप लोगों को जो है ना सारे रूट फॉलो करने हैं, और पूरा स्टेटमेंट एक बार पढ़ लिया करो। और पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद लास्ट में तुमको एक बात ध्यान रखना, ऑलवेज आर वन वे ओनली। इसका जो है हम लोग डायग्राम बनाते हैं, देखो। बोलता जे एंड के कैन बी रीच्ड ओनली फ्रॉम ई। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। Yes, sir. बोलता अगर आपको जे एंड के जाना है तो आप ई के थ्रू ही जा सकते हो। तो मैंने बोला यहाँ पर मैं ई ले लेता हूँ, और कहीं भी मैं दो जो है वो जे एंड के ले लेता हूँ। चलो, उसके बाद बोलता ई कैन नॉट बी रीच फ्रॉम डी और सी। मतलब सर आप, वो IJNK नहीं है? नहीं नहीं, ये वन लिखा है कि आई है? सर आई है, आई जे के है। सर नीचे भी लिखा है सेम। ठीक है, तब तो बढ़िया है। देखो एक चीज और बताऊं आप लोगों को, ये क्वेश्चन ना यही सॉल्व करने से पहले आई जे एंड के कैन ओनली बी रीच फ्रॉम हाँ, यस। ई। यहाँ लिखा भी है ओनली फ्रॉम ई, है ना? ऐसे ना क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो, कई बार आप लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें ना आगे दो क्वेश्चन और हैं, तो उसके लिए आप लोगों को ये सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार पूरा यही बना लेते हैं, और उससे वाले दो क्वेश्चन जो है ना वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया आई जे के। उसके बाद बोलता ई कैन नॉट बी रीच फ्रॉम डी और सी। ई जाने के लिए आप ना ही डी से ना ही सी से आप जा सकते हो, मतलब दीज टू रूट्स आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। उसके बाद बोलता है ए लीड्स टू बी एंड फ्रॉम सी यू कैन रीच जी। अब मैं कहीं भी बना देता हूँ, मतलब ये बोला ए लीड्स टू बी, ए से अगर आप चलते हो तो आप बी पे पहुंचोगे। और उसके बाद बोलता है फ्रॉम सी यू कैन रीच जी, मतलब सी से आप जो है वो जी जा सकते हो। तो मैंने क्या करा, यहीं पर जो है वो जी बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक यहाँ तक। उसके बाद बोलता है बी लीड्स टू ई, बी लीड्स टू ई, आप बी से जो ई जा सकते हो। ये तो ये वाला जो बी है, यहाँ से आप जो है ई जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद डी कैन बी रीच्ड फ्रॉम सी, आप सी से डी जा सकते हो ऐसे करके, डी कैन बी रीच फ्रॉम सी। अब बोलता है डी लीड्स टू एफ, डी लीड्स टू एफ। तो मैंने बोला डी लीड्स टू एफ हो गया, डी से आप जो है एफ भी जा सकते हो। उसके बाद जी ऑल्सो लीड्स टू एफ, देखो इस तरह से बनाना, जी ऑल्सो लीड्स टू एफ। और उसके बाद ये ऐसे है, जी ऑल्सो लीड्स टू एफ। वन वे रूट बना रहा हूँ ना मैं सारे। सर जी तो नीचे आ गया ना? अच्छा जी नीचे आ गया ना, तो इसी को बना तो वो लेंगे तो ना, जा ही रहा है ना एफ तक तो। ऐसे कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? हम्म। ऐसे नहीं जा रहा है, सी से आप जी जा रहे हो, अच्छा जी अच्छा से ठीक। सी नहीं जा सकते वापस, वन वे रूट है। ठीक है। लेकिन आप जी से इस तरह से आप जो है एफ जा सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर एफ पे जाके पहुंच सकता है। तो जी ऑल्सो लीड्स टू एफ हो गया। उसके बाद बोलता है एल कैन बी रीच्ड ओनली फ्रॉम जी वाया एफ, एल कैन बी रीच्ड ओनली फ्रॉम जी वाया एफ। मतलब एल अगर आपको जाना है कि तो आप केवल और केवल जी से जा सकते हो, लेकिन आपको एल के थ्रू होते हुए जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला यहाँ पर एल है। डायग्राम सबके अलग भी बन सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जी से ऐसे एफ के थ्रू होते हुए आप एल जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद बोलता है एम कैन ओनली बी रीच्ड फ्रॉम डी वाया एफ,
आप एम जाने के लिए डी से ही निकल सकते हो वाया एफ, तो मतलब यही वाला रोड होगा, कॉमन हो गया ना ये। कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अलग भी बना लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे पता है एम अगर मुझे जाना है तो एफ से निकलते हुए जाना पड़ेगा, तो मैंने बोला ये एम हो गया वाया एफ। बोलता ऑल डिस्टेंसेस बिटवीन टू प्लेसेस आर 1 किलोमीटर, ये सारे आपस में जो डिस्टेंस हैं ये सब 1 किलोमीटर के, एंड ऑलवेज आर वन वे ओनली। पहला क्वेश्चन आई जे एंड के कैन ओनली बी रीच्ड फ्रॉम, ये पहली लाइन से ही आपको पता चल जाना चाहिए ई, है ना। इसका आंसर तो हो गया ई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 है, वहाँ हम जाते हैं। शफल क्वेश्चन पेपर में ही सफल किया हुआ था, शफल किया हुआ था ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। बोलता इफ वन रीचेस डी वन कैन गो, अगर कोई एक पर्सन आपका डी पे चला जाता है तो उसके बाद वो कहाँ कहाँ जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन है एफ एम एफ जे एंड जी एफ एंड एल, ठीक है। Yes. एफ एन एम। एफ एंड एम जा सकता है, कि देख लेना FNM आप ऊपर। सर, FNM। क्यों, जी के थ्रू आप एफ से होते हुए एम जा रहे हो ना। हाँ सर, और फिर वन वे ओनली भी है ना सर, दूसरे में कहीं हाँ, और ये देख लो, जी के थ्रू डी से आप निकले, एफ होते हुए आप एम जा रहे हो, कि बोला कि अगर एक पर्सन आपका डी पहुंच जाता है तो वहां से वो एफ भी जा सकता है और वो एम भी जा सकता है, ठीक है। तो वहां आपका आंसर हो जाता है एफ एंड एम, पहले वाला। अगर किसी को डाउट आ रहा हो तो बता देना प्लीज, कि 3-4 हाँ सर, यहाँ चैप्टर पर तो आज। यहाँ पर तो सर डी स्टार्टिंग पॉइंट है ना, डी से तो पकड़ हाँ, उसको पकड़। हाँ, बोला कि वही तो इफ बात है। वन रीचेस डी, अगर एक डी पे चला जाता है तो उसके आगे कहाँ जा सकता है, तो एफ पे भी जा एफ सकता है एन और एम एम पे भी। सर, एम भी जा सकते हैं। ओके सर। सर एल पे भी तो जा सकता है। नहीं, वो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि वो मतलब एफ पे आके, लेकिन वो एक अलग रोड है, वो जी से जा रहा है एल पे ना। यहाँ से जी से ना, बेशक वो वाया एफ के थ्रू होता हुआ जा रहा है ऐसे, लेकिन यहाँ वो एक अलग ही रूट है, वो डी वाला अलग रूट है, एफ एम एम वाला, तो क्वेश्चन में लिखा लेकिन हुआ है ये ना, एक इट्स अलग ही वन रूट वे है। ओनली ना सर, दूसरे वे हाँ, नहीं वही जा कह रहा हूँ ना, ये सकते। वन वे ओनली है, तो अच्छा। आपको एक ही रूट फॉलो करना है इसको। लास्ट में दिया है ना वन वे ओनली सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू रीच एम वन मस्ट हैव ट्रेवल थ्रू, एम जाने के लिए कहाँ से ट्रेवल करना जरूरी है, सबसे पहला चीज डी। भाई डी पे जाना तो बहुत जरूरी है, डी के अलावा तो एम पे पहुंच ही नहीं पाएगा ना, जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया। Yes. और डी वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है बाकी किसी में, Three. तो आप देख लो, तो सी हो जाएगा, सी एंड डी वाला ये रहा, सी से डी यस सर। जाएगा, और डी के बाद ही पॉसिबल है एम पे M. पहुंचना। Right. तो आपका आंसर वहाँ क्या हो जाता है, सी एंड D. डी, ये वाला बी वाला ऑप्शन। क्लियर है ये सबको। Yes. यस सर। चलो अब आओ इस पे, मतलब व्हाट शैल कम इन प्लेस ऑफ इक्वल इन द सीरीज गिवन बिलो। आदित्य तो नहीं आने वाला है यहाँ पर, अदिति भी नहीं आने वाला है, और हो सकता है आ भी जाए, पर टी है नहीं ऑप्शन में ना। तो आपको ना एक पैटर्न फिर से फॉलो करना है, और पैटर्न क्या होगा, ए से डी बन रहा है, जैसे कितना प्लस हो रहा है ये, +3। 3. एक पैटर्न में देखने की कोशिश कर रहा हूँ, डी से आई हो रहा है, 5 add. 5 ऐड हो रहा है। उसके बाद आपका +2 हुआ है, तो हो सकता है अगली बार 7 ऐड होना हो, 7 add. चेक कर लेते हैं। आई से 7 कितना होगा, जे के एल एम एन ओ पी, P. पी आना चाहिए यहाँ पर। Yes, चलो हमने sir. अज्यूम कर लिया कि पी हमारा बीच में आएगा। अब उससे आपको कंफर्म भी करना पड़ेगा कि अगर हम 7 ऐड करके पी आ रहा है, तो 9 ऐड करके पी के बाद वाई आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। 9 आ रहा है सर. आप 9 ऐड कर लो, वाई आ रहा है, तो आपका आंसर 5. P. पी। सर वाई कहाँ पे था? मतलब लास्ट में दिया हुआ है. जैसे 3 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 7 हो रहा है, फिर 9 ऐड करके ना पी में वो वाई भी आना चाहिए, तभी वो करेक्ट होगा पी वाला। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या वाई मतलब। क्वेश्चन में कितना हो गया? 5. ये यहाँ से 3 प्लस हो रहा है, हम्म यहाँ से 5 हो रहा है,
यहाँ से तुमने बोला 7 हो रहा होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ से 9 भी तो होना चाहिए ना, फिर आगे इसके आगे जो भी तुम एज्यूम करोगे यहाँ पर उसके आगे 9 भी तो ऐड करके वाई आना चाहिए ना। यस सर। सर क्या हो रहा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो 3 5 बेसिकली 7 और 9। सीरीज फॉलो हो रहा है, और तो सीरीज। सुनो मैं बताता हूँ तुम्हारा इलाज। तुमने मिक्स रीजनिंग 2 और 3 का शीट बनाया है? नहीं मेरे को पता ही नहीं है क्या बात हो रही है मेरे को। तो तुमको पता चलेगा भी नहीं उस शीट के बनाए बिना। इसको बोलते हैं हिंदी में कोडिंग डिकोडिंग, जिसे बोलते हाँ हैं अच्छा। पैटर्न एनालाइज करना। सर मैंने नहीं किया ये टॉपिक, मुझे नहीं पता। करो पहले उसको ना अच्छे से। ये कुछ नहीं होता है, ए के बाद डी आ रहा है तो क्यों आ रहा है डी, कुछ तो वजह होगी। 3 ओ अल्फाबेट आपके आगे ओके बढ़ ओके, रहे हैं। अल्फाबेट, 3 मतलब अल्फाबेट्स आ रहे हैं। अल्फाबेटिकली कौन से नंबर पे कोई लेटर आ रहा है वो। हाँ ऐसा जरूरी नहीं है, अच्छा। बहुत सारे पैटर्न होते हैं। हमने उसमें से एक वो हम्म। किया, कैच किया हमने कि +3 +5 +7 +9 में 2 2 के गैप से बढ़ रहा होगा ये। अच्छा अच्छा गॉट इट, जैसे ठीक है ठीक है। तो अगर ये 3 से बढ़ा, फिर ये 5 से बढ़ा, फिर ये 7 से हमने बढ़ा के बोला अगर यहाँ पी हुआ, तो हम्म P+9 अगर वाई होता है तभी पी सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज कोई और पैटर्न होगा फिर। हम्म। तो यहाँ पर तो सेटिस्फाई कर गया वो, तो मतलब यही पैटर्न है और पी हमारा आंसर हो जाता है। ये बताओ। इसमें भी एक पैटर्न ही देखना है हमको, है ना। देखो सबसे ऊपर वाला आपको ना दोनों तरह से देख सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉलम भी देख सकते हो, और आप रो के हिसाब से भी देखते हो। दोनों तरह से आपको सेटिस्फाई करेगा तभी टेबल सेटिस्फाई करता है, किसी एक साइड से नहीं चल सकता है ना। तो दोनों साइड से हमें चलाना पड़ेगा। अगर दोनों साइड से आप चलाते हो तो यू कैन सी, ये आपका 4 का क्यूब है, ये आपका 6 का क्यूब है, और ये आपका 8 का क्यूब है। दिख रहा है ना ये सबको, 4 का क्यूब, यस ये सर। वाला आपका 6 का क्यूब, और ये वाला आपका 8 का क्यूब है। नीचे आओ, अगर ये 4 का क्यूब था, ये 10 का हो गया तो 6 बढ़ा 10 ना। का। यस सर। चलो हमने बोला ये 10 का क्यूब हो गया, तो ये वाला 12 का होना चाहिए, 2 2 से बढ़ रहा था ना। तो हाँ जी ये 12 का है। ये 14 का होना चाहिए, तो बिल्कुल है ये भी 14 का क्यूब। अब ये 4 से अगर 10 हुआ, 6 बढ़ा, अब अगला वाला हमें क्या ही दिखेगा भाई, या तो 6 बढ़ेगा या 12 बढ़ेगा, ये तो चलेगा ना 6 के किसी उसमें। तो मैंने देखा, पहले मैं देख लेता हूँ, 6 तो बढ़ा के देख लेता हूँ, तो मुझे पता चला ये 16 का क्यूब है। तुमको पता चला ये 4 का क्यूब, ये 10 का क्यूब, और ये 16 का क्यूब। तो ये अगर 16 का है तो ये कितने का होगा, बोलो। 18। 18 का क्यूब। और 18 का क्यूब क्या होता है, बताओ सॉल्व करके। 5832। 5832 एंड दैट्स, और उसके बाद ये 20 का क्यूब भी आपके पास यहाँ सामने है ना। तो उस हिसाब से तुम्हारा 18 का क्यूब आंसर आएगा, 5832 वाला। तो टेबल वालों में आप लोगों को दोनों साइड से सेटिस्फाई करना होता है। और यहाँ से भी आप देख सकते हो, देखो ये आपका जो है वो 6 का क्यूब था, ये 12 का था, तो ये 18 का बनना चाहिए। ऐसे भी तो दिख रहा है ना पैटर्न। तो मतलब रो में +2 है, कॉलम में +6 है। हाँ दोनों में चलेगा। देखो ये देख लो, 4 का, 10 का, 16 का, 6 से बड़ा, 6 का क्यूब, 12 का क्यूब, 18 12 का का। क्यूब, 8 का क्यूब, और उसके बाद 14 का क्यूब, और उसके बाद 20 का क्यूब। तो 6 6 से बढ़ रहा है ना कॉलम वाइज। देखो यहाँ भी 6 6 से बढ़ रहा था, यहाँ भी 6 6 से बढ़ रहा है, और यहाँ से भी 6 से बढ़ रहा है। और इस यस तरह सर। अगर आप देख रहे हो रो के हिसाब से तो 2 से बढ़ रहा है। तो तुम्हारा चलेगा कि कॉलम में 6 से बढ़ रहा है और रो में आपका 2 से इंक्रीज हो रहा है, उस हिसाब से पैटर्न के हिसाब से 18 का क्यूब बनेगा। यस सर। ये हो गया हमारा। चलो देखो ये क्वेश्चन बोलता है 2 स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन 1 एंड 2। 4 ऑप्शन है, ओनली 1 फॉलो करने पे ये दोगे, ओनली 2 के लिए ये 1 एंड 2 के वाला, और नीदर के लिए डी।
बहुत जनरल सा क्वेश्चन है ये, आप में से मेरे ख्याल से सभी लोग सही बता दोगे इसको। ऑल स्टूडेंट्स इन माय कॉलेज आर इंटेलिजेंट, राहुल इज नॉट इंटेलिजेंट, तो ऑब्वियस है कि वो मेरे कॉलेज में है ही नहीं, है ना? यस सर। राहुल शुड स्टडी मोर। तो ए वाला होगा आपका आंसर, ठीक है। राहुल शुड स्टडी मोर, वो हमारा मतलब इंडियन फिलोसफी है, जो ज्ञान देते हैं ना हम लोग ज्यादा। इंडिया में सबसे ज्यादा तुमको ना ज्ञानी मिलेंगे। कभी भी किसी को पूछना, जैसे आप हम लोगों के पेरेंट्स होते हैं ना, किसी को पूछते हैं गली में चलते हुए, अरे भैया बेटा हमारा 12वीं में पढ़ रहा है, तो बढ़िया सा कोर्स बताओ ना। अरे सर बीकॉम करा दो, बीबीए करा दो, मस्त जॉब लगता है बढ़िया से। उसको खुद डेफिनेशन नहीं पता होगा, बीकॉम बीबीए बीएससी बीए कुछ नहीं पता होगा उसको, वो दूर से मतलब ज्ञान बढ़िया देगा, मस्त नौकरी लगता है। अरे प्रॉब्लम से पहले सॉल्यूशन मिलेगा। ये उस तरह का सजेशन है। हम लोग का तो लुकआउट ही नहीं है ना राहुल, वो तो कॉलेज पहले ही बोल दिया तो कॉलेज में ही नहीं है, तो राहुल वही था। हाँ वही ना, हम लोगों को जरूरत ही नहीं उसको ज्ञान देने के लिए उसको ना। चलो ये भी हो चुका है हमारा। अब ये आता है, एंड दिस इज वेरी इजी। क्यूबॉइड बन रहा है और आपको उसका वॉल्यूम बताना है। टोटल लेंथ आपका कितना बन रहा है? 25, ये 5 बनेगा और हाइट भी 5 बनेगा, ठीक है ना? और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो L का लेंथ अगर आप 25 रखते हो, ये आप 5 रखते हो और ये 5 रखते हो, तो एरिया कितना आएगा? 625 वो 5 और 5 सेंटीमीटर कैसे का। रखा? क्या क्या? वो 5 और 5 कैसे रखा है? क्वेश्चन पढ़ो। अल्का प्लेसेस 5 आइस क्यूब्स, 5 आइस क्यूब्स, ईच ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर्स। ओके। मतलब सारी 5-5 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे 5 क्यूब रखे हैं, तो बड़ा वाला तो लेंथ बन गया 25, वही साइड के तो 5 ही रहेंगे ना। मतलब फाइंड द एरिया, अच्छा एरिया पूछा है, हाँ सर, वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम नहीं पूछा है एक्चुअल में। अब मुझे लगा वॉल्यूम पूछा होगा, मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। फाइंड द एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड दैट गेट्स फॉर्म्ड। एरिया कैसे निकालोगे बताओ? वेरी इजी। तो आपको अगर देखो इधर वाले बड़े वाले सरफेस का एरिया अगर अगर निकालना है तो L इंटू बी होता है। L इंटू बी कितना होगा? 25 इंटू 5 सर हर टाइप की सरफेस 2 होंगे और इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि 4 साइड है बड़ी वाली ना। तो कितना हो जाएगा? 600। और उसके बाद जो साइड वाले ना, इनको और ऐड कर लेंगे, और साइड वाले का एरिया क्या बनेगा? इधर वाले सरफेस का एक इधर साइड वाला होगा और एक इस लेफ्ट साइड में साइड वाला इस सरफेस होगा, तो 5 इंटू 5 ना। तो 5 इंटू 5 इंटू और 2 सरफेस है, तो ये हो जाएगा 50। तो 600 में आप 50 ऐड कर दो, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 650 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम आपका आ जाएगा 625 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है? क्लियर है सबको ये? यस 4 क्यों किया है? मतलब 25 इंटू 5 इंटू 4 क्या कॉन्सेप्ट? 25 इंटू 5 इंटू 5 के लिए करते हैं वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और एरिया के लिए हमने सिर्फ क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एक सरफेस का निकल जाएगा बड़े वाले का, और ऐसे बड़े वाले 4 सरफेस है, एक इधर है, एक इसके पीछे है, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो इसलिए इंटू 4 किया। तो ये बड़े सर वाले का निकल। लेकिन वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 4 जो किया आपने, वो तो 500 होता है ना? क्या? आई डोंट नो सर। सर वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 4 जो किया आपने, 25 इंटू 5 इंटू 4, that is 500, no? Why did you write 6? yes sir, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। So I think the answer should be 550. 25 इंटू, अच्छा ये बोल रहे हो तुम 25 इंटू 500 इंटू 4 ना? सर आपने 600 लिख दिया है। सर 500। हाँ तो ये मिस्टेक बता दिया करो ना। चलो सर 500 400 बनेगा ये। हाँ, so the answer is 550. इंटू 4 तो बनेगा 500। Yeah. तो 500 प्लस 50 तो 550 हो जाएगा। Yes sir.
ये पता है क्या, बेसिक से डेटा को ना जल्दी जल्दी के चक्कर में लिख देते हैं बस ना, और वैसा कैलकुलेशन होगा तो उसको हम करते हैं बढ़िया से। हमें मिलेगा ना 10 × 15, इसको लिख देंगे 125 कभी कभी, और ऐसा होता है। और अगर यही अगर डेटा होगा ना 13 × 19, तो हम इसको बढ़िया से करके देखते हैं मेहनत करके ना, ऐसे गलती हुआ करे तो बता दिया करो, ठीक है। चलो, तो उसके बाद बोलता है वन मॉर्निंग विनय एंड विजय आर फेसिंग ईच अदर। ये क्वेश्चन है अंजलि से। एक हमारे विनय साहब है, एक विजय है, एक दूसरे की साइड इन्होंने फेस किया हुआ है। देखो ये ना शेडो वाले क्वेश्चन होते हैं। इस शेडो वाले क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जैसे आपका जो शेडो होता है ना, कभी भी अगर टाइम एग्जैक्ट 12 PM है तो आपका शेडो ना बिल्कुल स्ट्रेट गिरता है, ना लेफ्ट पे गिरेगा ना राइट पे गिरेगा, ठीक है। हमेशा 12 PM पे स्ट्रेट गिरेगा। अगर टाइम 12 PM से अगर इस साइड कहीं AM में कहीं भी अगर टाइम है तो आपकी शेडो किस साइड गिरेगी बताओ? वेस्ट की साइड गिरेगी ना, सूरज ईस्ट से निकलेगा ना। हाँ, थोड़ा ध्यान देना इसका कि अगर मॉर्निंग का टाइम है, AM का टाइम है, तो सनराइज होगा फ्रॉम ईस्ट से, आपकी शेडो गिरेगी वेस्ट में, ठीक है। और 12 बजे के बाद कहीं भी जब PM का टाइम होगा तो आपका जो सनसेट होता है वो किस साइड जाके होता है? वेस्ट में। तो वहां पर आपकी जो शेडो गिरती है वो ईस्ट में गिरती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। और इसमें इवन इतना भी होता है कि अगर यहाँ 11:55 भी है ना, तब भी आपका वो शेडो किस साइड गिरेगा? वेस्ट में। मतलब सन जो राइज होगा वो ईस्ट में ही आप इसको कंसीडर करोगे AM वाले टाइम पे। और एग्जैक्टली 12 PM जिसे हम नून बोलते हैं, 12 नून पे वहाँ स्ट्रेट होगा। और PM वाली साइड में जाने के बाद आपका जो सन है वो वेस्ट की साइड चला जाता है, और वेस्ट की साइड जाने का मतलब आपकी जो शेडो गिरेगी वो ईस्ट में गिरती है, ठीक है अंजलि। यस सर। तो ये हो गया। अब बोलता है विनय इधर और अजय इधर, दोनों ने फेस एक दूसरे की साइड किया हुआ है। बोलता द शेडो ऑफ विनय फॉल्स इन हिज लेफ्ट। नाम देखो, वन मॉर्निंग। फिर बोलता द शेडो ऑफ विनय फॉल्स इन हिज लेफ्ट। तो अगर विनय के लेफ्ट में शेडो फॉल कर रही है मॉर्निंग में, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ ऊपर वाला? मॉर्निंग में नॉर्थ। शेडो। सर विजय के लेफ्ट में फॉल होगी ना विनय की शेडो। अरे क्या? बोला द शेडो ऑफ विनय फॉल्स टू हिज लेफ्ट। अभी तो अच्छा विनय की हाँ बात कर रहा हूँ, सॉरी, आगे नहीं जा रहा हूँ मैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ विनय की। ठीक है। द शेडो ऑफ विनय फॉल्स टू हिज लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब इस साइड होगा, ऊपर की साइड। तो ये यस कौन सर। सा डायरेक्शन होगा ऊपर वाला? वेस्ट। वेस्ट होगा ना सर? वेस्ट। वेस्ट होगा। मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, जैसे ये विनय अभी है तो बोला था आपने। और ये आपका विजय है, और ये एक दूसरे से फेस करके बात कर रहे हैं ऐसे। और अगर शेडो इसके लेफ्ट में गिर रही है तो मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग के टाइम शेडो गिरती है वेस्ट में, यस तो सर। ये वेस्ट में। डायरेक्शन आपका वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट। यस सर। तो अब उसी के हिसाब से आप चाहो तो पूरा एक वो बना लो। ये अगर वेस्ट है तो इसके सामने होगा ईस्ट। ईस्ट। ये क्या होगा? राइट वाला पूरा नॉर्थ, नॉर्थ। नीचे लेफ्ट वाला साउथ। ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। अब मैं ये चीज आप लोगों को बताता हूँ तो मैं एक्चुअली करते कैसे हो, तुमको कंफ्यूजन होगा ये नॉर्थ होगा कि साउथ होगा, ठीक है। मैं करता हूँ, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो सब जानते हैं ना। अब तुमको ये ध्यान रखना है कि ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना साउथ होता है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही देखना। साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेस्ट होता है, और वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ होता है, नॉर्थ से 90 डिग्री ईस्ट होता है। और वाइस वर्सा आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि नॉर्थ इज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू ईस्ट, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जब मुझे पता चला ये ईस्ट है और वेस्ट है, तो मुझे ये जानना है कि साउथ किधर है। तो मैं देखूंगा ना, ईस्ट के 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा ना ऐसे, तो इसलिए इससे साइड साइड होगा, साउथ होगा, और इधर होगा हमारा नॉर्थ। ठीक है, चलो खैर आगे बोलता है, इफ विजय टर्न्स बाय 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उल्टा ये हुआ जो है 90 डिग्री मूव किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलता है? इस तरह से। लेफ्ट साइड से। क्या बोलोगे, किधर आएगा, किधर फेस होगा इसका? ईस्ट। ईस्ट। नीचे की साइड फेस आ जाएगा इसका, विच इज साउथ। ईस्ट। और अगर आप इसके हिसाब से देखना चाहते हो कि अभी अगर विजय ने साउथ की साइड फेस किया हुआ है और वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर रहा है, तो ईस्ट में आ जाएगा। यस। ईस्ट में आ गया। बोलते देन टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज विजय फेसिंग। एक्चुअल में बताना है आपको। ये देखो इफ वाला था, हाइपोथेटिकल था, आंसर ईस्ट मत कर देना। आंसर विजय ने फेस जो किया हुआ है वो साउथ में किया हुआ है। आपका जो आंसर होगा वो साउथ होगा। सर कैसे? बोला इन देन टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज विजय फेसिंग। इज विजय फेसिंग मतलब कहाँ हाँ किया हुआ है, स्टार्टिंग की बात कर रहा है। ये तो सिर्फ एक इफ एंड बट वाली कंडीशन दी थी, हाइपोथेटिकल कंडीशन थी ये सिर्फ। सर ऐसे नहीं होता है कि लाइक इफ नाउ मतलब उसको घुमाया और उसके बाद बोला कि नाउ वेयर इज ही फेसिंग। हाँ तो नाउ नहीं बोला ना यहाँ पर। बट देन तो बोला ना उन्होंने कि इफ विजय टर्न्स देन, इफ एंड देन वाला सिचुएशन है ना। ना 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 ना, ये सिर्फ ना एक हाइपोथेटिकल केस था। ये बोला कि अगर उसने 90 डिग्री टर्न किया होता। हाँ ठीक है, तो अब वो किधर फेस कर रहा है? देन का मतलब इस दो ना, तो सॉरी। हाँ दिस इज। वो इंग्लिश लैंग्वेज ये का वो तुम्हारा सही सोचना बोल रही ठीक है। या इसको आई विल क्रॉस चेक वंस। यस प्लीज। इफ विजय टर्न्स बाय 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाँ अच्छा देन टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज इज विजय विजय फेसिंग, फेसिंग। हाँ देन दिस आंसर वुड बी ईस्ट। यस सर। बाकी मैं एक बार इसको सर क्रॉस चेक ईस्ट कैसे हुआ? रुक जाओ रुक है जाओ। ना कि क्वेश्चन के सब हिसाब सही। से है, क्वेश्चन क्या के क्या हिसाब क्या नाम था तुम्हारा जिसने बताया अभी? कीर्तना कीर्तना। कीर्तना। ठीक है, तुम्हारा ये देखो पता है ये क्या है? हाँ इसने बोला द्युति ये ईस्ट सर कैसे आया वॉज इसमें? लिखा होता है यस तो सर। नहीं होता बोली साउथ। इफ हाँ सर, विजय। वॉज लिखा होता तब होता हमारा हाँ अभी आंसर तो सही। मतलब इफ का कंडीशन ही इफ लिखा सेटिस्फाई हुआ किया है। ना देन हाँ से। अभी तो इफ वाला कंडीशन ही पूरा यहाँ तक पूछ रहा है, हाँ जी सर। इसलिए आंसर ईस्ट है। करेक्ट। हाँ ठीक है। तो ये बोला द्युति इफ विजय टर्न्स बाय 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज विजय फेसिंग। तो ये पूरा जो सेंटेंस है ना, इफ से लेके यहाँ तक का पूरा यही है, समझी? हाँ यहाँ पर आंसर ईस्ट होगा, साउथ नहीं होगा। हाँ। नहीं सर, पर मुझे देखना नहीं आ रहा ये इस पे, मतलब जैसे वेस्ट ईस्ट साउथ नॉर्थ ये लिखा हुआ है ना जो क्वेश्चन के हिसाब से जो बना है, पे मुझको देखना नहीं आ रहा। आएगा, क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं 50-60 उसके लिए, तब आता है वो देखना। 50-60 क्वेश्चन बनाओगी तुम, डायरेक्शन सेंस कर मुझे भेजोगी नोटबुक का क्लिक करके फोटो, ठीक है? ठीक है सर। सर सर वही वाला क्वेश्चन है ना, वो मुझे वेस्ट तो लेफ्ट में बताया ना, लेफ्ट मतलब मॉर्निंग है तो शैडो लेफ्ट में मतलब उसका शैडो वेस्ट में है ना विनय के पीछे। तो वेस्ट होगा, तो अगर वो 90 डिग्री टर्न किया तो विजय तो साउथ में ही फेस करेगा ना। ना 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 ना, तुम ना एक्चुअल डायरेक्शन से वाले उसके व्हील के हिसाब से जा रहे हो। हाँ हाँ समझ गई, मुझे भी दिख गया। लेकिन यहाँ नीचे वाला कंडीशन देखना है कुछ ना और सर, है। नीचे वाला जो सेकंड आपने ड्रॉ किया है। हाँ ये वाला देखना है हमको शरद। हम्म, एक्चुअल में यहाँ जो कंडीशन है ना वो ये सेकंड वाली है, और वो तुमको पता चलेगा इस टाइम के हिसाब से और इस शैडो के हिसाब से। यस सर। बोलो शरद। देखो बोला विजय फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, मॉर्निंग का टाइम है और विनय की शैडो लेफ्ट पे गिर रही है, तो मतलब ऊपर की साइड ना वेस्ट है, तो इससे ना सेकंड वाला व्हील सेटिस्फाई करेगा। वही ऊपर वेस्ट है तो नीचे ईस्ट होगा। ओके ओके। हाँ ये फेसिंग था मतलब सर पहले वाला देख, फर्स्ट आपने विनय विजय फेस किया ना, तो उसका लेफ्ट मतलब उसके पीछे है ना।
लेफ्ट इसका साइड। लेफ्ट विनय का। हाँ विनय का इस साइड मतलब। अच्छा तुम इधर बोल रहे हो लेफ्ट। हाँ इधर क्यों होगा, जब विनय ने फेस उधर किया हो तो लेफ्ट तो ऊपर हुआ ना फिर उसका, ओके 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 वैसे वैसे वैसे। है ना, तो वो हाँ वेस्ट हो गॉट गया गॉट 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 गॉट। और ऊपर वेस्ट है तो इसके अपोजिट में ईस्ट हो गया, उस तरह से बनाएंगे हम। यस सर। मतलब फेसिंग यस। चलो ओके ओके। नेक्स्ट बोलता है मुरुगन इज सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड एन प्रसन्ना इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड इन ए रो ऑफ बॉयज। बोलता इफ देयर आर 8 बॉयज बिटवीन मुरुगन एंड प्रसन्ना हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। ये तो बता दो फटाफट आप लोग। ये बहुत आसान है क्वेश्चन ना। इफ देयर आर 8 सर बॉयज 24। सर 24। 24 यही बनेगा ना ये। जैसे मुरुगन के अच्छा मुरुगन अगर 6th प्लेस पे लेफ्ट साइड से, तो इसका मतलब ये उसके मुरुगन के पहले जो ना लेफ्ट साइड पे 5 लोग हो रहे हैं ना। प्रसन्ना अगर राइट साइड से 10th पे है तो उसके पहले 9 लोग हो रहे हैं और 8 उनके बीच में बैठे हुए हैं। तो 8 + 5 + 9 और 2 ये खुद है मुरुगन एंड प्रसन्ना। तो इनका सम का आप करोगे तो ये बनेगा 8 5 13 और 9 22 और 2 24। तो यस आपका आंसर 24 बनता है। 26 भी बनता है कुछ लोगों का, 25 भी बनता है। और वो बनता है इसलिए कि वो इनको ना 2 बार काउंट कर लेते हैं किसी एक को, तब 25 बन जाता है गलती से। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यस सर। चलो अब ये आ गई दोस्ती यारी रिश्तेदारी वाला क्वेश्चन। यही सही। बोलता पॉइंटिंग टू ए मैन इन अ फोटोग्राफ ए वुमन सेज ही इज फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉ। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द फादर इन लॉ। वुमन। क्या होगा? फादर इन लॉ। हाउ? हस्बैंड होगा ना। हाँ हाँ हस्बैंड हस्बैंड। पहले सोचो, 1 मिनट लो जरा सोचने के लिए। आप लोग सब चुप रहोगे, मैं खुद पूछूंगा। इतना जल्दी पता है, ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग जाते हैं हमें, पर सही भी बता रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचा करो थोड़ा सा। सर ब्रदर इन लॉ होगा। क्या आ रहा है बताओ। एक वर्ड तुम लोगों ने सुना, समधी जी। ये फादर इन वही लॉ है, ब्रदर होगा। इन लॉ हो जाएगा वो। सर समधी ब्रदर इन लॉ थोड़ी ना होता है। बट फिर वो क्या होता है? टेक्निकली इस सिचुएशन में ब्रदर इन लॉ ही बोलेंगे। सिचुएशन में अगर लगाओगे और क्या ही लगा सकते हो, समधी जी को तो पता भी नहीं हमें तो सर क्या वही होता तो टर्म ही नहीं है यहाँ पे तो उसके सर वो लिए। मतलब इक्वल लेवल पे कंसिडर करते हैं ना, इसलिए शायद है। ब्रदर हाँ, इन लॉ बोलते हैं उनको। इक्वल लेवल पे अगर आप कंसीडर करोगे तो वहाँ ब्रदर इन लॉ बनना चाहिए वैसे तो। ब्रदर इन लॉ तो अलग तुम होता है ना। अरे मैं बताता हूँ तुमको इन जनरल। एक वुमेन, ठीक है, हाँ। उसका बेटा, उसकी वाइफ के पिताजी, हम्म। इस लेडी के क्या लगेंगे? समधी, ऑब्वियस है ना। हाँ हाँ। अब समधी में सन तो हो नहीं सकता, ना हस्बैंड हो सकता, ना फादर इन लॉ हो सकता। समधी एक ही बचता है हमारे पास, वो ब्रदर इन लॉ। ओके। और वो जो थोड़ा सा अगर आप थोड़ा टेक्निकली भी सोचोगे ना,
तो वो पॉसिबल भी हो सकता है कि हम उसको ब्रदर इन लॉ बोल सकते हैं। एक तो मुझे हिंदी की रिश्तेदारी और इंग्लिश में ना बड़ा मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आप सोचो, आप बहुत सारे, जैसे भाभी को आप सिस्टर इन लॉ बोलते हो, है ना। आप अपनी जो साली होती है लड़के की, उसको सिस्टर इन लॉ बोलते हो। सर जीजा जी को बोलते हैं ना ब्रदर इन लॉ तो। बहुत सारे लोगों को सर बोलते बहुत हैं सारे लोगों ब्रदर को इन लॉ। बोलते हैं, मैटरनल पैटर्नल दोनों साइड के होता है हाँ, ये बड़ा रिलेशन। कंफ्यूजन वाला काम है। देखो, जीजा जी को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। अगर आप, जैसे आई एम मैरिड, अगर मेरी वाइफ का जो ब्रदर होगा वो भी देवर मेरा या ब्रदर इन लॉ है। जेठ को साला भी जिसे ब्रदर। बोलते हैं, साले को भी तो ब्रदर इन लॉ बोलते हैं ना। यस सर। बहुत सारे लोग हैं। मेरी वाइफ है, उसके उनके जेठ ब्रदर इन लॉ, उनके देवर देवर भी ब्रदर इन ब्रदर। लॉ। बहुत सारा स्यापा है। सर जो तो, सेम रिलेशन पे आ रहे होते हैं सब तो ब्रदर यहाँ इन लॉ। पर एक ही सेम रिलेशन वाला बचता है, ब्रदर इन लॉ वाला, उसको पकड़ लो बस। ओके सर। चलो, उसके बाद एक ये ना अरेंजमेंट है हमारे पास, ये अरेंजमेंट बनाते हैं। एक मिनट रुकना। हाँ, ये बोलता पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, टी यू नहीं है यहाँ पर, एक ध्यान देना है यहाँ पर ना। यू इन्होंने जानबूझ के नहीं डाला ताकि आप गलत करो। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 8 बिठा लेते हो आप इस तरह से ना कई बार। तो यू का छोड़ के बोला है कि लिव इन ए 7 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बोलता था लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट जो है वो आपका 7th फ्लोर वो है। उसके बाद बोलता देयर आर 2 persons बिटवीन डब्ल्यू एंड पी। देयर आर 2 person बिटवीन डब्ल्यू एंड पी। तो मैं बना लेता हूँ कि इस तरह से, अगर ये डब्ल्यू है और ये पी है तो इनके बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। एक तो ये केस बन सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है कि पी ऊपर भी तो हो सकता है, कोई पक्का थोड़ी क्या है। इनके बीच में 2 लोग हैं पहले स्टेटमेंट के हिसाब से। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसा ही किया करो, 2 डायग्राम बना लिया करो और उसके हिसाब से जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे सेटिस्फाई कराने की कोशिश करनी होती है हमको। सिर्फ डब्ल्यू एंड पी के बीच में 2 लोग हैं, तो दोनों सही हैं अभी तक हमारे। बोलता है एस डज नॉट लिव इमिडिएटली अबव वी। एस जो है वो वी के ऊपर नहीं रहता है। बाद बोलता है देयर लिव्स ओनली 1 person बिटवीन वी एंड पी। अब ध्यान देना, वी एंड पी के बीच में केवल एक पर्सन है। तो वी की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वी नीचे होगा, तो उनके बीच में एक पर्सन होगा वी और पी के बीच में, ठीक है। या फिर यस वी सर। आपका ऊपर होगा और उनके बीच में एक पर्सन होगा। अभी तक क्लियर है सबका ये। यस सर। बोलता देयर लिव ओनली 1 person बिटवीन वी एंड पी बट बोथ लिव ऑन इवन नंबर ऑफ फ्लोर। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा वी और पी जो है आपके वो या इवन तो 2 फ्लोर पर पे रहते है हैं। या तो 4 पे है। अब वो 2 4 6 ही हो सकता है। खैर, आगे और डेटा मिलेगा उसके हिसाब से देखेंगे हम। बोल मतलब on an even number floor but lives below the floor on which R live। इसका मतलब R रहता होगा इवन पे, है ना। इवन पे रहता तो तुमको पता चला यहाँ R भी इवन पे रहता है। और जहां भी R रहता है है उसके ऊपर टी। उसके जस्ट नीचे बोला है ना, बिलो बोला है शायद। ये रहा ना, बिलो द फ्लोर ऑन विच R lives। T वहाँ पे does not live on an even numbered floor but lives below the floor on which R lives। R ये नीचे हो गया ना T। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है सब कुछ अभी हमारा। अब बोलता है ओनली 1 person लिव बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच S एंड R लिव। बोलता S और R के बीच में 2 लोग रहते हैं, ओनली 1 person रहता है ना। कहाँ से शुरू हुआ हमारा, ओनली 1 person लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच S एंड R लिव। R तो ये है ना मेरा,
तो मैं एस कहीं ऊपर बना लेता हूँ और बोलूँगा इनके बीच में 1% रहता है कोई भी, और ये मुझे पता है कि आर वाला जो है वो इवन नंबर है कि नहीं? Yes. बोलता है क्यू डज नॉट लिव ऑन ए फ्लोर विच इज बिलो एस फ्लोर। क्यू जो है वो एस के नीचे तो नहीं है, एस के ऊपर ही ऊपर है। तो मतलब अगर ये यहाँ पर 4 भी अगर आप ले रहे हो तो क्यू जो है ऊपर ही कहीं है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि क्यू जो है वो एस के कहीं ना कहीं ऊपर ही है। ऐसे मैं डायरेक्शन बना दे रहा हूँ ऊपर की साइड कि क्यू जो है वो एस के ऊपर है कि नहीं है? क्या बोला है इसने? क्यू डज नॉट लिव ऑन ए फ्लोर विच इज हाँ ऊपर है। हाँ ऊपर ही है। मतलब आर डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। आर डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। तो आर तो टॉप फ्लोर पे तो यहाँ वैसे भी नहीं है, हाँ है ना? बनेगा ही नहीं क्योंकि आर के ऊपर एस है और बीच में एक पर्सन भी है, तो टॉप फ्लोर तो 7th होगा ना। 7th पे तो आर का मतलब ही नहीं है। खैर अब तुमको ये जो भी मिला अभी तक, इससे हम लोगों को कैसे भी करके जो है वो सेट करना है डेटा को। अब हम इसको यहाँ ना बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है वीपी और आर जो है वो इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे है। ठीक है। तो आर की बात करते हैं। देखो आर जो है वो 6 पे तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर 2 लोग होने जरूरी हैं, है ना? आर किस पे हो सकता है? या तो 4th फ्लोर पे होगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये वाला 1st फ्लोर, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ये 7th। 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th एंड 7th। अब देखो आर की, अब हमें सब यहाँ यहीं से कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा वीपी और आर से। ठीक है। मुझे बोला गया है कि आर जो है वो इवन फ्लोर पे होगा और तो मतलब 6 पे नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर 2 लोग होना जरूरी है। तो आर या तो आपका 4th पे होगा या फिर आर आपका 2nd पे होगा, है ना? बोलो। यहाँ से ये सेटिस्फाई हो गया। और अगर ये 2nd पे है तो टी यहाँ पर होगा और इस केस में टी यहाँ पर होगा। ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि इसके 2 ऊपर जो है वो एस होगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर से जब आप 2 ऊपर 6 पे जाके एस लेकर जाओगे ना तो एस इवन में लाई नहीं करता है ना? एस तो ओड पे लाई करता है। तो आपका डायग्राम तब ये वाला सेटिस्फाई करना चाहिए, 2nd वाला। तब आपके साथ समस्या फिर भी है कि आर के ऊपर अगर आप 2 लेकर जाओगे तो आपका एस बन रहा है यहाँ पर, फिर 4 पे बन रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है ना? तो तुमको यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बताओ बाकी लोग, बताओ कुछ दिख रहा हो इसमें तो? एस का थोड़ी ना उन्होंने कुछ इवन ऑड बोला है। सर उन्होंने सिर्फ ये बोला कि एस एंड आर के बीच में कोई है 1%। नहीं ये तो बोला है ना वीपी और आर जो वो इवन होंगे। हाँ तो सर तीन ही होंगे इवन तो। सर पूरा चैप्टर में अगर कीवर्ड आ जाएगा पूरा बन जाएगा। जो पूरा चैप्टर में जो पूरा लिखा है इसका जो ये उस आर्टिकल्स में पूरा अगर कीवर्ड आ जाएगा चलो तो शायद मुझे उसी से ऐसा लग रहा है, सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमने आर का ना अजम्पशन गलत ले लिया, हो सकता है वो ऐसा ना हो। चलो एक बार फिर से फॉलो करते हैं शुरू से फटाफट से तो हो जाएगा। मतलब पी क्यू, हाँ वी और पी भी इवन है ना? तो अगर वी पी भी इवन है ना, हाँ, तो उसमें तो इवन है तो वी 6 और तो लिया तो 6 और बचा है वी और पी।
नहीं लेकिन आर का ना मुझे लग रहा है आर आर का ना हमने बिना सर्टेनिटी के ले लिया कि आर जो है वो इवन होगा। जैसे ठीक है 7 स्टोरी बिल्डिंग है नंबर 7 होगी बोलो देयर आर 2% बिटवीन डब्ल्यू एंड पी। हाँ वो बिल्कुल ऐसे तो नहीं कहा कि बिल्कुल ही नीचे होगा, वो दो नीचे भी कर सकते हैं। हाँ अभी देख लेते हैं, रुक जाओ। मतलब देयर आर 2% बिटवीन वी एंड पी, तो हमने 2% बिटवीन वी एंड डब्ल्यू एंड पी बोला है, डब्ल्यू एंड पी है ना, तो डब्ल्यू एंड पी के बीच में दो लोग बना लिए हमने। बोलता एस डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव वी, तो मैंने बोला एस जो है वी के ऊपर नहीं रहेगा, तो ये ठीक है। बोलता है देयर लिव्स ओनली 1% बिटवीन वी एंड पी, तो वी और पी के बीच में ओनली 1% होगा, तो वो भी हमने जो है मान लिया, चलो वी एंड पी के बीच में ओनली 1% होगा। अच्छा हाँ, यहाँ से तुमको एक इंफॉर्मेशन और मिला, देर इज ओनली 1% बिटवीन वी, चलो वो तो ऑलरेडी वी और पी तो इवन है ही खैर। यार वहां पर जो बोलो ना ओनली 1%, वही है कीवर्ड, वही से पकड़ के हो जाएगा मेरा ख्याल से, उसको पकड़ के वो ऐसे आ जाएगा। चलो अभी देखते हैं, वी और पी के बीच में 1% है, उसको ध्यान रखना है इस इंफॉर्मेशन को ना। बट बोथ लिव ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर्स, बोथ जो है वो इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे रहते हैं, मतलब वी और पी जो है वो इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे है, तो ये मैंने बोला कि वी और पी जो है इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे है। उसके आगे ये बोलता है टी डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। हाँ देखो यहाँ गलती हुआ हमसे, टी डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर बट लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच आर लिव्स। इमीडिएट आर के नीचे नहीं बोला था उसने, हमने इमीडिएट ले लिया। हमें जस्ट इतना लेना था कि आर के नीचे ही रहता है कहीं टी, ये पता नहीं हमें कहाँ रहता है कि नहीं। यस। चलो उसके बाद बोलता है ओनली 1% लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच एस एंड आर लिव, एस और आर के बीच में ओनली 1% है। सर लेकिन सेकंड वाले केस में मतलब पी के लिए एक एस, ही जगह बची है ना, क्या? जो हमने सेकंड वाला बनाया है यहाँ पे केस, पी के लिए तो बची ही एक जगह है ना उसके नीचे। जो सेकंड वाला केस बनाया उसके काहे के लिए जगह बची है? टी, आप बोल रहे हो ना कि हमने ये गलत अज्यूम कर लिया कि टी इमीडिएट नीचे है उसके, तो टी जो सेकंड वाला केस है उसमें तो बची जगह एक ही है ना। ऐसा जरूरी नहीं है ना, वो तो हमने आर को इवन माना तभी तो ऐसा हुआ ना, हो सकता है हम हाँ आर को कुछ और लेते तो नहीं बचती ना फिर वो जगह, ओके। तो ये केस ही गलत बन गए ना दोनों। चलो खैर, उसके बाद बोलता है एस एन आर लिव हो गया, उनके एस एन आर के बीच में 1% में। क्यू डज नॉट लिव ऑन फ्लोर विच इज बिलो एस फ्लोर, क्यों जो है वो एस के नीचे नहीं रहता है, देखो यहाँ कहीं इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, क्यों आपका एस के नीचे नहीं होगा, क्या समझ आता है इससे बताओ। एक मिनट जरा। सर शायद सर एस, एस और आर के बीच में क्यों होगा ना फिर। हाँ दिस कैन बी ए पॉसिबल केस। नहीं और सर, टी क्यू एस के नीचे क्यू एस होगा के नीचे अगर नहीं आ सकता तो एस के ऊपर क्यों होगा, और आर क्यू के ऊपर है और टी एस के नीचे आ जाएगा। लेकिन फिर कौन सा वैल्यू कहाँ लोगे ये भी तो नहीं पता ना हमको। चलो खैर, तुम लोग जो बोलते हो, कभी कभी हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7, इस बार बनाएंगे एक जेन्युइन सा। बताओ क्या बनाया जाए। चलो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो डब्लू पी वी वाला ना इसको यहाँ ले लेते हैं, डब्लू, उसके बाद 2 के बाद आपका पी, और उसके बाद एक हम ले लेते हैं वी। चलो कम से कम शुक्र है ये दोनों तो हमारे इवन नंबर पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, पी और वी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें।
सर V और P की पोजीशन भी फिक्स होगी 2 4 या फिर 4 6। हाँ 2 4 या फिर 4 6, और अगर इस 4 डायग्राम 6 के अकॉर्डिंग आप जाते हो तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। नहीं होगी। अगर आप दूसरा डायग्राम बनाते हो नीचे से 1 2 3 4 5 6 7, अगर इसके हिसाब से जाते हो WPS के हिसाब से उल्टा जाते हो, तो W अगर आप यहाँ लेते हो तो 2 के बाद आपको P लेना पड़ेगा, है ना। और 2 के बाद आपको P लेना पड़ेगा और आपको यहाँ पर V लेना पड़ेगा। इनमें से कुछ भी हो सकता है। सर इनके बीच में भी तो आ सकता है V, W के जस्ट एक ऊपर। W के जस्ट एक ऊपर V। हाँ मतलब एक गैप P और V में चाहिए ना, बट W और V का रिलेशन तो कुछ दिया ही नहीं है। नहीं, W और P का तो सबसे पहला दिया है। W और V का कोई रिलेशन नहीं है ना। नहीं, W W और और P के बीच में 2 जने और P और V के बीच में 1 जना है, तो वो तो आ ही नहीं सकता बीच में। हाँ यहाँ तो नहीं आ सकता ना फिर वो। सर अगर W के जस्ट नेक्स्ट आ जाएगा तो फिर P और V वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी ना। अच्छा तुम बोल रहे हो V को आप यहाँ ले लो। हाँ मतलब W के जस्ट नेक्स्ट, चलो ठीक है, यहाँ तो ले वो लिया। वाली दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई तब भी हो सकती हैं। हाँ बाकी सेटिस्फाई करो सारी। चलो ये सर तुम्हारे आपने ना जो सुनो। पहला वाला बनाया है, सर हम्म, आपने पहला वाला बनाया है उसे मैंने अभी करके देखा, शायद हो रही है सिचुएशन सेटिस्फाई। सर जो आपने पहला बनाया ना अभी साइड में नीचे, ये जहाँ वाला आपने WP हाँ जो लिखा हुआ है, अगर आप V WPV के बन गया। नीचे अगर आप T को लोगे और V हाँ और P के बीच में सर आप R लोगे और P के जस्ट ऊपर S और उससे ऊपर अगर आप Q लोगे तो सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है सारी। अच्छा, आप कह रहे हो यहाँ S ले लो, यहाँ Q ले लो। P और V के बीच में एक ही आना चाहिए जो कि R है, हाँ क्योंकि R ऊपर होना चाहिए, T नीचे और होना चाहिए। T क्योंकि इमीडिएट नीचे नहीं है तो नीचे भी है, और R और फिर वो सेटिस्फाई हो रहा है, S और ये R लो, ये के बीच सारा में एक सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ ये सारा सेटिस्फाई कर गया अब। मतलब मैंने बोला था इन दो में से एक डायग्राम ही आपको लेना पड़ेगा पहली बात तो। अब उस एक डायग्राम में मैंने पहले वाला जो उठाया था वो ये वाला था, इधर वाला, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मैंने बोला था क्या करो आप लोग ना WP और V का लो। W ऊपर लिया, P आपने यहाँ लिया, V आपने इधर लिया, ठीक है। उसको लेने से हुआ क्या, हालांकि आप जो मैं यहाँ ले रहा था ना नीचे वाला, ये इधर जो मैंने केस बनाया था, इसमें ना ये वाली जो कंडीशन है ना कि R T के ऊपर होना चाहिए, Q S के ऊपर होना चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिया हमने WPV। ये हो गया तुम्हारा, लेकिन ये भी गड़बड़ हो गया क्योंकि 2 का गैप होना था ना हमारा। और सर थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखा है कि टी कौन से फ्लोर में रहता है, उसमें तो 7 ऑप्शन में है ही नहीं। अभी रुक जाओ बताते हैं। सर एक ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला। हाँ सर यही आएगा ना, फिर T में फर्स्ट आ जाएगा। हाँ बोलते यस सर, हु टी में अमंग द फर्स्ट है सर, आंसर फॉलोइंग ठीक है लिव्स। सर। फर्स्ट आएगा क्योंकि लोअर है ना। लोअर है। वाला कंडीशन तो नहीं आएगा ना, क्योंकि एस तो इवन आना चाहिए ना। हाँ एस को कहाँ बोला उसने इवन होना चाहिए, V और P मतलब को इवन बोला है नहीं, ना। हाँ V और P इवन है और V के जस्ट अबो नहीं है S। ये देखो, अब ना एक बार ये बन गया ना हमारा, अब देखो आप फटाफट से सारी ओके 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 कंडीशन भी देखते जाओ, ओके तुमको ओके। पता चल जाएगा। देयर आर 2% बिटवीन W एंड P होना चाहिए, ये हमें सारी सेटिस्फाई करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ W लिया तो यहाँ P तुम्हें 2% होना चाहिए। उसके बाद बता एस डज नॉट लिव इमीडिएट अबव V। एस जो है V के इमीडिएट अबव नहीं रहता है, तो है तो अबव ही। चलो ये इमीडिएट अबव ही नहीं है। बोलता देयर लिव्स ओनली 1% बिटवीन V एंड P। V और P के बीच में 1% है, वो हमने यही बना लिया था ऊपर वाले डायग्राम में। और बोथ लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो इवन नंबर फ्लोर भी सेटिस्फाई कर रहा है 2 एंड 4 वाला V और P का। उसके बाद बोलता है T डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच R लिव। R से नीचे रहता है और इवन नंबर नहीं है।
तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद बोलता है ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच एस एंड आर लिव। एस और आर के बीच में ओनली वन पर्सन होना चाहिए, वो पी है। और अगर एस और आर के बीच में ये होना चाहिए तो एक और बचता है इकलौता, वो क्यों होगा। और वो बोलता है क्यों डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर विच इज बिलो एस फ्लोर। तो क्यों एस के ऊपर बनाना पड़ेगा ना, तो क्यों जो है वो एस के ऊपर बन गया। और आर डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर, और ये तो ऑब्वियस है कि आर आपका बीच में आ चुका है। ठीक है, यस सर, यही वाली बन रही है। ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई कर गई। अब ये बोलता है पहला वाला हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 5। नीचे से चेक करोगे 5 पे कौन है, एस। एस तो ये फटाफट हो जाएंगे। हाउ मेनी पर्सन लिव टू बिटवीन क्यू एंड आर। 2 टू और क्यू एंड फर्स्ट आर के बीच में 2 लोग। टी लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। देखो ये सेट में ना ये फायदा होता है, 5 क्वेश्चन के लिए आप टाइम भी लगाओगे तो 5 एक साथ बनेंगे फिर। हु अमंग द फॉलोइंग लिव एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड आर। 1 B वी है वो भी। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बोलता है क्यू लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज इमीडिएटली अबव आर। नहीं है, नहीं बोलता है। दूसरा बोलता है आर डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। फॉल्स। हाँ फॉल्स है सर, ऑड पे ही रहता है। राइट है डब्ल्यू लिव्स ऑन द टॉप ऑड मोस्ट पे ही फ्लोर रहता है, ठीक है। सर डब्ल्यू डब्ल्यू लिव्स लिव्स ऑन ऑन द द टॉप टॉप मोस्ट मोस्ट फ्लोर। ट्रू। यस सर क्या टाइम हो गया। 10 बजे 10 बज गए। 10th। हाँ देखो क्या 10 बजे हैं तुम्हारे। थैंक यू सर थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। फर्स्ट वाला थोड़ा सा माइंड ब्लोइंग था, बट होता है कभी कभी ऐसा भी, होना भी चाहिए। थैंक यू सर गुड नाइट सर चलो ठीक है, मोस्ट गुड वेलकम। नाइट। सर। गुड नाइट सर हasta la vista सर गुड नाइट सर। गुड नाइट।